धड़काता, दिल धड़काता। जय हिंद बच्चों एंड जय हिंद साथियों, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपको 70 नंबर का तैयारी करना रहता है और 30 नंबर आपका स्कूल देता है। कौन देता है? स्कूल। जब आप प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हैं तब आपका 30 नंबर स्कूल देता है, लेकिन यहाँ पे आपका 30 का 30 पूरा नहीं देगा, कहीं 27 देगा, कहीं 28 देगा, तो कहीं 29 देगा। लेकिन हम लोग को जो फाइट करना रहता है 70 नंबर लाने का, वो हम लोग के अपने हाथ में रहता है। क्या रहता है? अपने हाथ में रहता है। तो इसमें हम लोग पूरा फाइट करके 70 में 70 ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। तो यहाँ बोर्ड पे जो आपका लिखा हुआ है ये आपका ओल्ड सिलेबस है, और हम लोग न्यू सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। क्या करेंगे? न्यू सिलेबस के बारे में बताएंगे। न्यू सिलेबस में क्या किया गया है कि जो आपका ओल्ड सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनको निकालकर बाहर कर दिया गया है। क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया बाबू? निकालकर उसे बाहर कर दिया गया, मगर बेदखल कर दिया गया। जैसे किसी घर में नालायक बच्चे रहते हैं तो उसके माता पिता उसको निकाल कर क्या करते हैं? बेदखल कर देते हैं। तो उसी तरह इस चैप्टर में से क्या किया गया है? कुछ चैप्टर को, इस सिलेबस में से कुछ चैप्टर को निकाल दिया गया है, मतलब इस चैप्टर से निकाल दिया गया है। समझे? चलिए तो हम लोग देखते हैं ओल्ड सिलेबस। पहला चैप्टर जो आपका है यूनिट 1 है, उसमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवों में जनन। तो पहला आपका चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में कैसे कैसे जनन होता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो इसी सब के बारे में जानकारी को एकत्रित करने का हमको श्रेय जो देता है वो देता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आपका चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब वैसे पौधे जो लैंगिक जनन करते हैं। कौन जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, तो उसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर आपका चैप्टर 3 है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जनन करते समय हेल्थ बिगड़ता भी है, कई सारे बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। समझे? तो उसी को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। फिर है आपका जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, मतलब वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। समझे? वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कि आप गोरे हैं, आपका लड़का करिया हो गया, तो एक मतलब क्या कि पड़ोसी के देना है? नहीं, ये वंशागति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे गोरे माता पिता के काले संतान, काले माता पिता के गोरे संतान, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? वंशागति के अंतर्गत आता है। वंशागति के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। समझे? वंशागति के आणविक आधार, मतलब ऐसे छोटे छोटे आधार जिससे वंशागति एक दूसरे में क्या होता है। जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज है तो आपका पोतों को डायबिटीज हो जाएगा, आपका बेटों को भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग वंशागति, एक से दूसरे, दूसरा से तीसरा, ऐसे फैलते चल जाता है। जिसको जैसे वंशागति जो बीमारियां होती है उसको सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में करेंगे। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है विकास, जिसको हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन। क्या कहते हैं? एवोल्यूशन। जैसे मान लीजिए पहले हमने सब क्या थे? पहले बंदर थे। क्या थे? बंदर के बाद फिर बने आदि मानव। क्या बने? आदि मानव हमें लगते उघारे सब जंगल में हुले लड़ा करते रहते थे। क्या करते रहते थे? इन्हें उन्हें दौड़ते रहते थे, ऐसे खोजते रहते थे। लेकिन उस सब जो आदि मानव था तो उस सब के सर पर बहुत बड़ा बड़ा बाल था, जो हमारे सर पर बाल नहीं है। एकदम चिकन चाकन अंडा ऐसे लग रहे हैं जी। चलो कैसे लगे अंडा या मुर्गी, वो अलग बात है। अब देखिए फिर यूनिट 3 है जिसको पढ़ना है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या पढ़ना है बाबू? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपका चैप्टर
एक है मानव स्वास्थ्य और रोग। क्या है? मानव स्वास्थ्य और रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्या है? ह्यूमन हेल्थ मतलब आप स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं और उसके दरमियान क्या क्या आपको क्या क्या बचाव करना होगा जिसमें आपको रोग ना लगे। क्या ना लगे? रोग ना लगे। फिर आता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। किसमें? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति मतलब जैसे मान लीजिए दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जर्सी गाय पोसे पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि दूध के प्रोडक्शन बढ़ाना है मतलब उसके उत्पादकता को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको 10 गो भैंस रखने हैं तो 10 गो भैंस से पूर्ति ना हो रहा है तो आप ऐसा ऐसा नस्ल के गाय और भैंस लाइएगा जो एक ही गो गाय भैंस कम से कम 20 लीटर 10 लीटर दूध करे, है कि नहीं? तो उसी में क्या है पढ़ना है हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। मतलब कैसे खाद्य उत्पादन, जैसे अभी आप मान लीजिए पोल्ट्री फार्म खुल रहा है, मुर्गी पालन खुल रहा है तो इंजेक्शन हार्मोन वाला इंजेक्शन लगा के उसको 45 दिन में पूरा वजन बढ़ा के एकदम मोटा कर दिया जा रहा है ना। एंटीबायोटिक एंटीडोर पूरा एकदम लगा के पूरा मुर्गी को मोटा कर दिया जा रहा है। तब आप लोग जाते होंगे बिरयानी खाए तो कहते होंगे अहो हमारा लेग पीस दिया हो तो वही लेग पीस एकरा में बढ़ाएगा एकदम बड़का बड़का मोटा मोटा मांस वाला तब जाके मैं कहिएगा हो लेग पीस दिया हो, ठीक ना। तो ये सब तो अलग बात है। फिर स्ट्रेटजी फॉर इन्वायरमेंट इन फूड प्रोडक्शन, समझे? मतलब किस तरह से इन्वायरमेंट में हम लोग फूड का प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं तो उसके कार्य नीति पर बात करना है और उसके बारे में समझना है तो हम लोग को चैप्टर 9 में समझना है। फिर आपका चैप्टर 10 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जैसे देखिए हम लोग दही खाते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी है और बैड बैक्टीरिया भी है। क्या है? गुड और बैड दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से चले। जैसे आप देख रहे हैं कि लाइट अगर अभी जल रहा है तो इसमें गर्म और ठंडा दोनों तार जुड़ रहा है। अगर खाली गर्मे रहेगा तब बढ़ेगा बलवा नहीं ना। तो इसीलिए कभी मर्दाना गर्म होता है तो कभी मेहरारू, तो जब दोनों मिलता है तब ना जाके रिप्रोडक्शन होता है। तो बस वही सी सिंपल सी बात है। फिर आगे देखिए अगला है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या है बाबू? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब चैप्टर 11 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रकरण। क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो होता है आपका कोशिकीय स्तर पर ऐसे ऐसे डिवाइस को विकसित कर देना जो कोई भी बीमारी को अंदर अपना नब्ज में जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर दे, समझे? तो उसी को हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये हाई लेवल का हो गया। यहाँ पे पढ़ना जैसे मान लीजिए कि हम लोग को किसी को डायबिटीज हो गया तो डायबिटीज कब होता है? जब बॉडी में उसका पेनक्रियाज जो होता है नास है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। क्या करता है? बंद कर देता है। तो वही पेनक्रियाज का सेल लेकर और बैक्टीरिया का सेल लेकर उसको संवर्धन माध्यम में रखकर विकसित किया जाता है जिससे क्या होता है कि बहुत सारे इंसुलिन बन जाते हैं और तब जाके इंसुलिन के इंजेक्शन बनता है और वही इंसुलिन वाला इंजेक्शन जितना भी डायबिटीज वाला बुढ़वन सब रहता है से भुकवाता है, समझे? अब डायबिटीज लड़कों और सियान बूढ़ा जवान सबके हो रहा है, समझे? बूढ़ा जवान सबके हो रहा है इसके तो। फिर अगला जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग मतलब कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन का प्रयोग कर पाएंगे तो उसके बारे में बताया गया है। फिर आपका है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। क्या है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जीव और समष्टियां मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन मतलब जीवों की संख्या किस तरह से बढ़ेगी उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। फिर पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र मतलब इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? इकोसिस्टम के बारे में मतलब कैसे हम लोग इकोसिस्टम को सही से रख सकते हैं, किस तरह से इकोसिस्टम। फिर है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सन। क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सन, ठीक ना। फिर आपका है पर्यावरण मुद्दे। क्या है? पर्यावरण मुद्दे इन्वायरमेंट इशू। क्या है? इन्वायरमेंट इशू। तो ये सभी जो है आपका ओल्ड सिलेबस है। क्या है बाबू? ओल्ड सिलेबस है। न्यू सिलेबस में क्या किया गया है कि आपका चैप्टर 1 यूनिट 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया है, इसको बेदखल कर दिया गया है जायदाद से। बाकी सब जीव कहते हुए सभी
सभी को हिस्सा दिया गया है। फिर आपका हम देखेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या है? बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति है, इसको भी बेदखल कर दिया गया है। कहा है कि तुम मेरे हिस्से नहीं हो, मतलब चैप्टर 9 को निकाल दिया गया है। और फिर एक यहाँ पे हम लोग यूनिट 5 की बात करेंगे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इशू। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें आपका इन्वायरमेंट इशू को ही क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। तो अगर न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग चलेंगे, कितने न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग को मात्र 13 चैप्टर को कवर करना है। कितना चैप्टर? 13 चैप्टर को कवर करना है। और ओल्ड सिलेबस के अनुसार कितना? ओल्ड सिलेबस के अनुसार हम लोग को 16 चैप्टर को कवर करना है, समझे? तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग अपने बोर्ड की बात करते हैं, बिहार बोर्ड जिसका एग्जाम आप लोग दीजिएगा, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमारा बोर्ड जो है अगला पगला सगला बोर्ड है। कहा? अगला पगला सगला बोर्ड है। तो हम लोग अगर सभी चैप्टर को कवर करेंगे, 16 को 16 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप सिलेबस आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल से ही हम लोग चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। और सभी वीडियो आपको शाम के 8 बजे लोड हो जाएंगे। कितने बजे हो जाएंगे? 8 बजे रोज पर डे लोड हो जाएंगे। पर टॉपिक बाय टॉपिक आपका लोड होते चल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात और है आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सभी बच्चों के लिए जो 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एक नोट्स तैयार किया गया है। उसी से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।